हिंदी शिक्षण के लिए सीखने की योजना के प्रमुख प्रकार को पढ़ते हुए हम यह स्पष्ट करते हैं, हम यह समझते हैं कि इस स्थिति को, इस विषय वस्तु को किस प्रकार पढ़कर हम एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो हम आपको 2 दिनों से लेसन प्लान के बारे में आपको बता रहे हैं विस्तार पूर्वक। और लगता भी है इस तरीका से करना, जो हमको इस तरीका से करना, अलग से करना, इस तरीका से करना कि हम उसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। हिंदी शिक्षण के, इधर से आ जाओ, हिंदी शिक्षण के जो मुख्य स्रोत, मुख्य प्रकार, मुख्य अभिव्यक्ति है, उसको हम योजनाबद्ध तरीका से समझकर और हम उसको सीखते और सिखाते हैं। आपको मैं बताया था पहले भी कि जब हिंदी पढ़ते हो ना, तो हिंदी जिस विषय वस्तु को आप पढ़ना होता है उसको 4 भागों में बांटते हैं हम। कौन कौन शिक्षण? तो सबसे पहला है हिंदी शिक्षण में, उसका है कि हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण को सीखने में हम विषय हिंदी लिखेंगे और उप विषय लिखेंगे व्याकरण, और प्रकरण लिखेंगे जिसको पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, समास पढ़ना है, या जो भी विषय वस्तु को पढ़ना है उसको प्रकरण में देंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है। और दूसरी बात यह भी आप समझ लो कि आप जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हो उस विषय वस्तु को ही नहीं हो दिया हमको, तो उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए हम योजना बनाते हैं। पहला तो हमने आपको बताया कि व्याकरण, दूसरा हो गया गद्य शिक्षण। अब गद्य शिक्षण क्या है वो भी समझ लीजिए। गद्य शिक्षण जो हो गया उसको हम लोग कहानी कहते हैं, किसी की जीवनी कहते हैं, किसी वस्तु स्थिति को गद्य रूप में समझाते हैं। गद्य तो आप लोग समझते ही होंगे। गद्य क्या है आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? गद्य का मतलब होता है जो छंदोबद्ध न हो। छंदोबद्ध का मतलब समझते हैं? जैसे एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, उसकी 2 रानियां थी, वे बहुत क्षमा और दयाशील थे। यानी ये जो कहानी आप कह रहे हैं इसमें छंद नहीं है, ठीक से, खाली देह पर होको न ये कला होता है। हाँ, तो जब हम उस स्थिति को, उस परिस्थिति को गद्य रूप में वर्णन करते हैं, कहानी के रूप में वर्णन करते हैं, किसी की जीवनी के रूप में वर्णन करते हैं, आत्मकथा के रूप में वर्णन करते हैं, घटना के रूप में वर्णन करते हैं, तब उन विषमताओं को, उन विषयों को, उन प्रकारों को, उन अनुभूतियों को हम गद्य रूप में ही लिख सकते हैं।
और गद्य रूप में लिखकर उसको गद्य शिक्षण का हम गद्य और गद्य शिक्षण का उदाहरण देते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। गद्य शिक्षण प्रत्येक क्षणों में, प्रत्येक स्थितियों में व्यवहार पूर्ण होता है और उन व्यवहार परक स्थितियों का समावेश उस कहानी के माध्यम से, उस एकांकी के माध्यम से, उस जीवनी के माध्यम से हम बच्चों को देखते हैं। तो बच्चों को गद्य शिक्षण के बारे में हम पढ़ाएं। अब दूसरा होता है पद शिक्षण। पद शिक्षण क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हाथ दुखा गया क्या? मम्मी को बोला। तो पद शिक्षण का जो है व्यवहार, वह स्पष्ट रूप से हम किसी दूसरे रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि कविता का जो शिक्षण होता है, जिसमें कविता हम पढ़ते हैं, जो गीति होता है, गीत के रूप में होता है, जो दोहा के रूप में होता है, जो छंद के रूप में होता है, उन सभी विषयों को, उन सभी बातों को हम छंदोबद्ध रूप से जब व्यक्त करते हैं तो यस यस सर ये सब कहते रहो, तब न लगेगा कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो। तो इस स्थिति में हम उसे पद रूप में विभक्त करते हैं। आपने समझ गया, जो पद का मतलब कविता का माध्यम या दोहा का माध्यम या गीत का माध्यम से हम पद रूप को जानते हैं। एक हो गया गद्य और दूसरा होता है पद, जिसको गीति के रूप में कहते हैं, गीति काव्य। संस्कृत में गीति काव्य कहा जाता है। तो यह जो छंदोबद्धता है, उस छंदोबद्धता को यह मूल रूप से हम समझ सकते हैं कि जिसका अध्ययन अध्यापन एक नियम के अनुसार हो, या ये पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए, उसी को हम पाठ योजना का रूप देते हैं। लेसन प्लान कहते हैं उसको अंग्रेजी में। अब लेसन प्लान को जब हम सीखने की योजना के रूप में दर्शाते हैं तो उन योजनाबद्ध तरीकों में विभिन्न आयाम झलकता है, जिसका हार्वर्ड पंचपदी में आप लोग जब पढ़ोगे हार्वर्ड की पंचपदी, तो उन्होंने शिक्षा के विभिन्न योजनाओं को, चाहे वो भाषा शिक्षा हो या किसी भी शिक्षण को, जब पाठ योजना के द्वारा हम संग्रहित करते हैं तो उसमें हार्वर्ड की पंचपदी मुख्य रूप से होती है। ऐसे पंचपदी के अलावा हम जब पाठ योजना बनाते हैं, प्रकरण, पहले नाम अपना सबसे पहला होता है, तो नाम और अपना रोल नंबर, जो रोल नंबर हमको परीक्षा में मिला था। उसके बाद विषय, किस विषय को, तो किस विषय को हम समझ रहे हैं, किस विषय को समझा रहे हैं,
तो किस विषय को समझ और समझा रहे हैं, किस विषय को हम बता रहे हैं, इसके बारे में हम उपयुक्त व्यवहार परक स्थिति पैदा करते हुए, उत्पन्न करते हुए बच्चों में वह गुणानुशासन, गुणबोधन कराकर और उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, अभिव्यंजित करते हैं, अभिरंजित करते हैं। और बच्चों में उन्मुखीकरण का जो भाव है वह पाठ योजना के ही द्वारा पूर्ण रूप से संभव हो सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस बात को, जिस तथ्य को, जिस टॉपिक को हिंदी शिक्षण के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, तो उस हिंदी शिक्षण के माध्यम से उस बात, उस तथ्य को हम हिंदी शिक्षा का रूप देना, हिंदी शिक्षण के प्रभाव युक्त परिवेश को उत्पन्न कराना, यह हम किसी भी माध्यम से करें, लेकिन हमारी जो योजना होगी वह केवल और केवल उन सभी नियमबद्ध तरीकों से होगी जिसे हम पाठ योजना के रूप में पहले से जानते हैं। इस बात को तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इस बात को जब आप समझ गए तो दूसरे रूप में यह भी जान लो कि उन तथ्यों का मूल्यांकन, उन व्यवहार परक स्थितियों के द्वारा अपने अंदर समेटते हुए समायोजनात्मक तरीका का एक परिवेश उत्पन्न करते हैं। पाठ योजना बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर विकास की जो बात है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसे जागृत कैसे किया जाए, यह पाठ योजना के अंतर्गत ही आ सकता है। और आप लोग भली भांति इसको जानते भी हो और आप इस चीज को समझ रहे हो कि आप डीएलएड में अगर एडमिशन लिए हो, पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि जब तक हम डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक हम उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे या पढ़ाने का हमें स्वीकृति नहीं मिलेगा जिस बात को, जिस तथ्य को हम अपने हिंदी शिक्षण के माध्यम से, S8 के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सी विषय है, आपको जिन जिन विषयों को पढ़ना है, जिन जिन विषयों को समझना है, उन विषयों की जानकारी, उन तथ्यों की जानकारी तथा उन सभी अवबोधनात्मक स्थिति को हम उपयुक्त तरीके से समझाते हुए उन बच्चों में ज्ञानप्रद स्थिति केवल और केवल उस सीखने की जो योजना है, क्रमबद्धता है, उसी के द्वारा ही हम कर सकते हैं। जब हम किसी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम जिस तथ्य को पढ़ा रहे हैं उसको 40 या 45 या 1 घंटा में पढ़ाएंगे, 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटा। तो मैं 45 मिनट में जो पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाई को हम
2 बार प्रश्नोत्तर विधि द्वारा मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे कितनी हमारे बात सुन रहे हैं, और आप उस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे, समझा पाएंगे कि इस बात को, इस तथ्य को हम बच्चों को जो समझा और सिखा रहे हैं वह बच्चे कितनी तत्परता से समझ और सीख रहे हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जब हमारे मन मस्तिष्क में किसी तथ्य को पढ़ाने की अभिलाषा होती है और या बच्चों को पढ़ने की अभिलाषा होती है, तो बच्चे उसे जिज्ञासु की तरह वह टकटकी लगाए रहते हैं कि इस तथ्य को सर हम कैसे पढ़ेंगे श्रीमान जी से, सर से, और उसको हमको कैसे बताकर उसका पूरा का पूरा अर्थ, पूरा का पूरा कार्य हमें कैसे बताएंगे, यह समझाते हैं। आप लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा कि जो नियोजित उपाय होता है, तो नियोजित उपाय द्वारा किसी काम को करने से सबसे पहला लाभ यही होता है कि उसमें गलतियां कम होती है। कहता है सुनियोजित तरीका से काम करना, तो कुनियोजित और सुनियोजित। सुनियोजित का मतलब है उसे तथ्यपूर्ण बनाकर पटल पर लाकर और उसको नियोजित करते हुए कार्य करने से उसकी जो प्रति क्षमता है, उसकी तो उपक्रमण मनिका है, उसे हम समझ और समझा सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि व्यवहार परक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए हमको किसी उद्देश्य की जो क्षमता है उसे उस स्थिति में अवबोधन कराना होगा, जिसे बच्चे आसानी से समझ ले और उस विषय वस्तु को, उस तथ्य को व्यवहार परक स्थिति के द्वारा स्पष्ट करे, समझा सके। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, यह भी समझाना चाहूँगा कि जब हम किसी विषय वस्तु की योजना बनाएंगे तो यो योजना उद्देश्य परक होगी, तो वह योजना अधिक समय तक टिकाऊ भी होगी और उसे बच्चे आसानी पूर्वक समझकर उसका अवबोधन और उद्बोधन दोनों कर पाए। दोनों स्थिति में अवबोधन और उद्बोधन के फलस्वरूप उसके अंदर जो अभिव्यक्तिकरण की भावना प्रस्फुटित होगी और उस तथ्य को सारांशीकरण के रूप में, बोध प्रश्न के रूप में, दत्तकार्य के रूप में, प्रतिभूति के रूप में करते हुए उसे अपने मन मस्तिष्क में उतार कर और उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी शिक्षण के लिए सीखने की योजना के प्रमुख प्रकार का मूल्यांकन, दर्शन, स्पष्टीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक समझा और हमें यह उम्मीद है कि इस तथ्यों का प्रयोग आप अपने
बच्चों पर, अपने विद्यार्थियों पर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।